एक गोत्र में विवाह न करने का कारण। पुत्री को अपने पिता का गोत्र क्यों नहीं प्राप्त होता, आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। हम आप सब जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र एक्स और पुरुष में एक्सी गुणसूत्र होते हैं। इनकी संतति में माना कि पुत्र हुआ एक्सी गुणसूत्र, अर्थात इस पुत्र में वाई गुणसूत्र पिता से ही आया। ये तो निश्चित ही है क्योंकि माता में तो वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है, और यदि पुत्री हुई तो एक्स गुणसूत्र, यानी यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं। 1. एक्स गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र अर्थात पुत्री अस्तु एक्स गुणसूत्र के जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा एक्स गुणसूत्र माता से आता है, तथा इन दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेता है जिसे क्रॉसओवर कहा जाता है। 2. एक्सी गुणसूत्र। एक्सी गुणसूत्र अर्थात पुत्र यानी पुत्र में वाई गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है क्योंकि माता में वाई गुणसूत्र है ही नहीं, और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होता, केवल 5% तक ही होता है, और 95% वाई गुणसूत्र ज्यों का त्यों इंटैक्ट की रहता है। तो महत्वपूर्ण वाई गुणसूत्र हुआ, क्योंकि वाई गुणसूत्र के विषय में हमें निश्चित है कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी वाई गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। वैदिक गोत्र प्रणाली और वाई गुणसूत्र। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली वाई गुणसूत्र पर आधारित है अथवा वाई गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है तो उस व्यक्ति में विद्यमान वाई गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है, या कश्यप ऋषि उस वाई गुणसूत्र के मूल हैं। चूंकि वाई गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पति के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक हिंदू संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वह पुरुष व स्त्री भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है। परंतु ये थोड़ी अजीब बात नहीं कि जिन स्त्री व पुरुष ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं और दोनों अलग अलग देशों में परंतु एक ही गोत्र में जन्मे, तो वे भाई बहन हो गए। इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। आज के आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार यदि समान गुणसूत्रों वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो तो उनकी संतति आनुवंशिक विकारों के साथ उत्पन्न होगी। ऐसे दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति की संतानों में अनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। इस गोत्र का संवहन यानी उत्तराधिकार पुत्री को एक पिता प्रेषित न कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का पाणिग्रहण कर भावी वर अपने कुल गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण था कि उस समय विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुल गोत्र प्रदान करने वाला पति तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। इसलिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास ध्यान दिया जाता और मांगलिक कन्या होने पर ज्यादा सावधानी बरती जाती है। आत्मज या आत्मजा का संधिविच्छेद तो कीजिए आत्मज जोड़ ज अथवा आत्मज जोड़ जा। आत्मा इक्वल्स मैं, ज या जा इक्वल्स जन्मा या जन्मी, यानी मैं ही जन्मा या जन्मी हूँ। यदि पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो वह डीएनए 50% का 50% रह जाएगा। फिर यदि उसके भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% डीएनए रह जाएगा। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में पुत्री जन्म में ये प्रतिशत घटकर 1% रह जाएगा। अर्थात एक पति पत्नी का ही डीएनए 7वीं पीढ़ी तक पुनः पुनः जन्म लेता रहता है, और यही है 7 जन्मों का साथ। लेकिन जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% गुणों को अनुवांशिकी में ग्रहण करता है और माता का 5%, जो कि किन्हीं परिस्थितियों में 1% से कम भी हो सकता है, डीएनए ग्रहण करता है, और यही क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पति और पत्नी के गुणों युक्त डीएनए बारंबार जन्म लेते रहते हैं, अर्थात ये जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। जय गोविंदा।